देखिए जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में जगह जगह जश्न दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की हार के बाद और बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी के कार्यालयों में, सड़कों पर जगह जगह यही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े नेता फिलहाल और कार्यकर्ता नाचते गाते जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है और इतने लंबे समय के बाद में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। आपको इसका भरोसा था कि इस तरह जीतो, क्योंकि टफ सीट आपको मिली थी। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? तो हमारे साथ में पैनल जुड़ चुका है, तमाम मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आलोक अवस्थी बीजेपी के नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत है आलोक जी आपका न्यूज स्टेट पर। और भुवन जोशी एसपी नेता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर भुवन जी। और साथ ही नावेश को हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है नावेश जी न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले बीजेपी यानी कि जबरदस्त जीत, एक तरफ दिल्ली में और दूसरी तरफ मिल्कीपुर में सुपड़ा साफ कर दिया। आलोक जी सबसे पहले तो बधाई आपको। धन्यवाद। और आपके माध्यम से दिल्ली प्रदेश की जनता और मिल्कीपुर की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देश ने नकारात्मक राजनीति को नकारा है। लगातार नकारात्मक राजनीति के जो भी स्तंभ रहे हों, चाहे अरविंद केजरीवाल रहे हों, राहुल गांधी रहे हों या अखिलेश यादव जी रहे हों, तीनों को ही सबक सिखाया है जनता ने। जनता को जिन्होंने मूर्ख बनाने का प्रयास किया, झूठ बोल करके वोट लिए, लेकिन उसके बाद बीजेपी का शुचिता और सुशासन का राह का शासन देखते हुए जनता ने ये भरोसा किया कि नहीं, हमें बीजेपी के साथ ही जाना है। तो दिल्ली के अंदर एक डबल इंजन की सरकार अब आएगी, जो देश की और जो दिल्ली प्रदेश है उसकी प्रगति होगी, उसके लिए नई योजनाएं आएंगी, यमुना साफ होने का प्लान बनेगा और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको केजरीवाल जी रोक के रखे हुए थे, उन्होंने मान्यता नहीं दी थी, चाहे वो आयुष्मान योजना को रहा हो या किसानों के मामले को रहा हो, सरकार का हमेशा से असहयोग का वो रहा है। अब उनको सबक मिल गया है। मुझे लगता है जितने भी तिहाड़ यात्री थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, उन सभी तिहाड़ यात्रियों को जनता ने वापस मुक्त कर दिया है कि अब आप कहीं भी जाएं, हम आपको अपना नेता नहीं चुनेंगे। रही बात मिल्कीपुर चुनाव की, मैं कहना चाहता हूं कि अवधेश प्रसाद जी जिस तरह से एक मैस्कॉट के रूप में, एक अपने नेता की ट्रॉफी के रूप में अखिलेश यादव को लेके घूमते थे, अखिलेश यादव को भी जनता ने करारा जवाब दिया है। जिस तरीके से अवधेश प्रसाद जी ने मिल्कीपुर में एक बालिका जो 10 साल की उम्र की थी, उसके साथ बड़ा सामूहिक बलात्कार करने वालों के साथ वो खड़े हुए थे, उसका जवाब भी जनता ने वोट से दिया है। मुझे लगता है शुचिता और सुशासन की जीत है, योगी आदित्यनाथ जी की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की जीत है। आप सबको बधाई हो। ठीक है भुवन जी, क्या कहेंगे बीजेपी की शानदार जीत पर? दिल्ली में जबरदस्त जीत, मिल्कीपुर में शानदार जीत। थोड़ा तो पहले तो नाम सुधार चाहूंगा। प्रोफेसर भुवन जोशी मेरा नाम है और पार्टी का मैं प्रवक्ता हूँ। आप नेता कह रही थी, तो मैं आपको थोड़ा सा टीम को कहेंगे सुधार कर देंगे। पहला विषय। दूसरा विषय मैं आपको आज के विषय में बताना चाहता हूँ। जो मिल्कीपुर का जो चुनाव है, जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि किस प्रकार चुनाव आयोग धृतराष्ट्र की भूमिका में था और हम विपक्ष की पार्टी होने के नाते
हमारे नेता, कार्यकर्ता, हमारी पार्टी, हमारे वहां के सांसद लगातार चुनाव आयोग से शिकायतें करते रहे, लेकिन चुनाव आयोग पे जूं भी नहीं रहेगी। ये देश और प्रदेश ने देखने का काम करा किस प्रकार हमारी चुनाव की प्रचार की गाड़ी जो प्रशासन के द्वारा, जिसको अलॉटमेंट पत्र मिला था प्रशासन के द्वारा, जिसे प्रचार की गाड़ी के लिए निर्देशित किया गया था, उस गाड़ी को भी रोकने का काम करा। और वहां के जो अधिकारी है उस चालक को गाली गलौज कर रहे थे, वो जिला पंचायत सदस्य को गाली गलौज और निपटाने तक की बात कर रहे थे। ये पूरा उत्तर प्रदेश ने जो देखा है उसको उत्तर प्रदेश कभी भूल नहीं पाएगा। और अधिकारियों ने और पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार योगी सरकार को बचाने के लिए, योगी सरकार के नाक का प्रश्न बन गया था, क्योंकि एक दलित जीत है, भाजपा के प्रति विश्वास की जीत है, सुशासन के लिए यह जो कदम उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने देश में किया और दिल्ली उससे दूर थी, तो आज दिल्ली को वह मिल गया है, ऐसा शासन मिल गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाला, कि अब दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, वो दुनिया के राजधानी से अच्छी राजधानी बनेगी। सर, मिल्कीपुर में भी बीजेपी को बड़ी जीत। मिल्कीपुर की ऐतिहासिक जीत पर मैं वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री चंद्रभानु जी को, हमारे पासवान जी को मैं बधाई देता हूँ। वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, कार्यकर्ता, वहाँ की जनता जनार्दन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, ये अपराध और माफियागिरी को जो बढ़ावा दी वो हारी है। जिस प्रकार से श्री अखिलेश यादव जी ने संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के प्रति जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इतना ही कहूंगा, यह तो अभी शुरुआत है, अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। सर, जिस तरह से विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है, बेईमानी का आरोप लगा रहा है, उसको क्या? विपक्ष मुद्दा विहीन है। जब कोई मुद्दे नहीं होते तब इस प्रकार के निराधार आरोप लगाते हैं। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान ना करके जब भाजपा से जनता के बीच में लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़के नहीं जीत पा रहे हैं, तब देश का माहौल खराब करने के लिए कभी लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में का झूठ बोल रहे हैं, चुनाव हारने के बाद वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। वोटर लिस्ट के लिए लगातार उसका एक कार्यक्रम चलता है कि इसको मतदाता सूची। तो भुवन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद यहाँ पर क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे थे, इन्हीं की कुछ बातों पर आपसे दोबारा सवाल भी पूछूंगी। मैं जो वर्तमान के डिप्टी सीएम है उन्हीं की बात के जवाब देना चाहता हूँ। ये वही उप मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी सीट हार गए। याद होगा आपको अच्छे से चुनाव 2022 का। और आज ये माननीय अखिलेश यादव जी के लिए बात करने का काम कर रहे हैं, जो कि 37 सीटों के बाद भी, जिन्होंने सदन में कहा था कि अगर मैं 80 की जीतने के बाद, कह रहा हूं मैं आपके दर्शकों को और आपको बताना चाहता हूं, जीतने के बाद इस देश के कोई नेता इस तरह की बात नहीं करता। जीतने के बाद उन्होंने संसद में कहा था कि अगर मैं 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तो भी मुझे ईवीएम पे ना विश्वास था ना विश्वास है। हम चाहते हैं जर्मनी जैसे विकसित राष्ट्र पे, जहां पर बैलेट से चुनाव होता है, वैसे चुनाव कराए जाए। हम जीतने के बाद बात कर रहे हैं, हारने के बाद नहीं। ये प्रशासन की जो गुंडागर्दी है, योगी सरकार ने जिस प्रकार इस चुनाव को प्रशासन और पुलिस को करके आगे जीता है, मैं ये कहना चाहता हूं निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश देख पा रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी को एक दलित से इतनी नफरत है, मैं इनके प्रवक्ता साथी को भी सुन पा रहा था जो अभी बोल रहे थे कि इन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी उनको आगे रख के चल रहे थे। अरे एक दलित को अगर माननीय अखिलेश यादव जी आगे रख के चलते हैं तो इनको क्या दिक्कत है? इनके दलित विरोधी चेहरे को हमें पता है, ये दलित विरोधी लोग हैं, लेकिन इनको दिक्कत है कि एक दलित आगे कैसे आ गया। माननीय अखिलेश यादव जी एक दलित को लेके घूम रहे हैं, यही दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की थी। इन्होंने नाक का प्रश्न बना लिया योगी सरकार ने, और आज प्रशासन और पुलिस की गुंडाई के माध्यम से चुनाव को जीतने का काम करा है। ट्रॉफी के तौर पर तो आप भी इस्तेमाल कर ही रहे थे, इससे पहले आप मुझे जवाब देना है, जवाब ले लीजिए। मुझे जवाब देना है। मैं इनका जवाब बाद में, पहले मैं आपका जवाब दे दूं। ट्रॉफी की तरह नहीं कहते उसे आप। क्या कहेंगे? हमारे वो नेता हैं, 9 बार वो विधायक रहे वहां से, जनता ने उनको चुन के भेजा है। अगर हम अपने सांसद को आगे ले जा रहे हैं, एक दलित कम्युनिटी को सामाजिक न्याय के तहत आगे बढ़ा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची क्यों लग रही है? न्याय कीजिए, समय बराबर से दीजिए। मुख्यमंत्री से लेकर प्रवक्ता ठीक है,
ठीक है मुझे अपनी बात कहनी है। देखिए, हम मेरे साथ में नावेद जी हैं, उनको भी बात करने का मौका देना चाहिए। मैं आपके पास आऊंगी आलोक जी, आप इसे काउंटर लूंगी, बस एक बार नावेद जी से बात कर लूं। नावेद जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा की एक बड़ी सफलता 2 मायने में है। इस बात पे गौर कीजिए कि 10-12 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी का एक वेव चला है, जो एक बड़ी सफलताएं हासिल हुई हैं, एक बड़ा जनाधार पूरे देश में मिला है, उसके बावजूद दिल्ली फतेह करने में विधानसभा चुनाव में असफल रही लगातार। लेकिन भाजपा लगातार ग्राउंड पे मेहनत करती रही, काम करती रही, और आज उसको ये एक बड़ी सफलता मिली है। क्योंकि बड़ी सफलता इसलिए कही जाएगी क्योंकि भाजपा जो अपने एक बहुत ही स्वर्ण काल में भी दिल्ली नहीं जीत पा रही थी, आज वो जीत गई बड़े धैर्य के साथ और बड़े संघर्षों के साथ। उसने अपनी रणनीति पे काम किया, उसने निराश नहीं हुई, हताश नहीं हुई, और अपनी हार स्वीकार करते हुए मेहनत करती रही। दिल्ली में उसको इनाम जो मिला है, ये वाकई बहुत बड़ी भाजपा के लिए सफलता है। क्योंकि दिल्ली बहुत कठिन हो गई थी भाजपा के लिए। कई राज्यों में जहां भाजपा का अस्तित्व कमजोर था या अस्तित्व भी नहीं था, वहां भी भाजपा ने सफलता इधर 8-10 सालों में, 11 सालों में हासिल की। लेकिन दिल्ली में नहीं जीत पा रही थी, बल्कि आपके साथ मुकाबले में भी सामने नहीं आ पा रही थी, बहुत पीछे थी, एक मजबूत विपक्ष भी नहीं दे पा रही थी। लेकिन आज के बाद ये कहा जाएगा कि पार्टियों को हार के बाद अपनी हार स्वीकार करना चाहिए, ग्राउंड पे मेहनत करना चाहिए और धैर्य रख के आने वाली सफलता का इंतजार करना चाहिए। ये एक सबक देती है भाजपा की जीत। इसी तरीके से आप मिल्कीपुर का जहां तक जिक्र हो रहा है, इस बात में कोई शक नहीं कि जिस तरीके से लोकसभा भाजपा हारी, तो एक बड़ी निराशा थी, बड़ी हताशा थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अयोध्या से अटैच थी वो सीट। राम मंदिर का एक बड़ा एक आयोजन था जिसमें पूरे देश के सनातनी भाइयों के अंदर एक मन में खुशी थी, भाजपा को भी उसका क्रेडिट मिल रहा था। भाजपा ने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया था, उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, एक बड़े आयोजन हुए। उसके बाद भी हार के बाद में भाजपा हताश नहीं हुई, निराश नहीं हुई। उसने लोकसभा के बाद ग्राउंड पे मेहनत की। योगी आदित्यनाथ जो कुंभ मेले का एक भव्य आयोजन करने के लिए प्रयागराज में डटे हुए थे, उसके बाद भी उन्होंने मिल्कीपुर में कई सभाएं की, ग्राउंड पे काम किया, अपने वर्कर्स को एकजुट हुआ। लोकल लीडरशिप है जो उसके साथ कोऑर्डिनेशन बना के चले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नावेद जी। देखिए, मेहनत तो दिख रही है बीजेपी की, और ये बात आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हार के बाद भी निराशा नहीं देखी गई। क्योंकि अभी जो हाल ही में उपचुनाव हुए थे 9 सीटों पर, उसमें भी बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की थी। एक बार मिल्कीपुर में फिर से शानदार जीत मिली है। आलोक जी, अब आप बोलिए। आप बोल रहे थे काउंटर करने का मौका नहीं मिल रहा, आप बोलिए। धन्यवाद आपका। प्रोफेसर भुवन जोशी जी से मैं अपेक्षा करता था कि अब तो चुनाव हो चुके हैं, परिणाम भी सामने आ गया है, कुछ सकारात्मक बात करेंगे। लेकिन वो चुनाव आयोग पे, प्रशासन पे हर जगह ठीकरे फोड़ते रहे। उनको ये देखना चाहिए कि 2014 से लगातार हर चुनाव में समाजवादी पार्टी को हमने पटकनी दी है। चाहे 2 लोकसभा के चुनाव रहे हो, चाहे 2 विधानसभा के चुनाव रहे हो, जितने भी उपचुनाव रहे हो, उन सब में समाजवादी पार्टी को पटकनी दी है। 2024 के लोकसभा चुनावों में झूठ के एक वातावरण बना करके उन्होंने सीटें जरूर जीती, लेकिन उसके बाद से जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें उनको हार मिल रही है। जहां तक कि उन्होंने एक दलित नेता के बारे में बात की, तो जो हमारे नेता है पासवान जी, वो भी एक दलित नेता है जिन्होंने अवधेश प्रसाद जी के बेटे को, अजीत प्रसाद को, अभी एक राउंड की गिनती बाकी है, जो मेरी जानकारी है 60,000 मतों से आगे चल रहे हैं। 60,000 मतों का लीड का मतलब यह है कि शायद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाए। तो एक तरीके से जनता ने बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी के अहंकार को हराया है। समाजवादी पार्टी के जो गुंडागर्दी और जो बलात्कारियों के साथ खड़े होकर के जो वो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे मिल्कीपुर के अंदर, जिस तरीके से वो राजू खान और नवाब खान को बचा रहे थे, एक बालिका को गर्भवती बनाने के लिए जो 10 वर्ष की थी, जिसका नेतागिरी से कोई लेना देना नहीं है, उसको न्याय ना मिले इसके लिए प्रयास कर रहे थे। जनता ने इनको जवाब दिया है। मुझे लगता है कि इनको आप समीक्षा करने की आवश्यकता है। अवधेश प्रसाद तो काफी इमोशनल हो गए थे कि न्याय मिलना चाहिए बच्ची को। जरूर वो इमोशन इसलिए थे। देखिए, जो एक जिसकी हत्या हुई है उसके दोषियों को, आरोपियों को हमने पकड़ा है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसको सीधे से सीधे अतिशीघ्र सजा दिलाई जाए। हम फांसी की सजा दिलाने का प्रयास करेंगे।
लेकिन वहीं जब एक पिछड़ी अति पिछड़ी जाति से आने वाली 10 वर्ष की बालिका, उसके साथ रेप करके, गैंग रेप करके उसको गर्भवती बना दिया। सोचिए 10 वर्ष की बालिका। लेकिन आलोक जी, बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी मुद्दों पर तो बात कर ही नहीं रही है। उनका तो सीधा कहना है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर सीधा सीधा तौर पर साथ दे रहा है बीजेपी का। आप देखिए, वो लोकसभा चुनावों की बात कर रहे हैं कि वो 80 की 80 सीटें जीत जाएं तो भी वो इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। ये तो फिर भी बाय इलेक्शन है। अब मुझे लगता है कि देश प्रदेश की जनता उनको समझा रही है, उन्हें समझ में आएंगे, चलते रहे, हमारे लिए तो अच्छा है। इसी तरीके से चले, जनता को आरोपी बनाए, इलेक्शन को आरोपी बनाए। हम सुचिता और सुशासन की राजनीति करके, सुरक्षा का वातावरण दे करके, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में कमल खिलाते रहेंगे। समाजवादी पार्टी का जंगल राज, गुंडा राज, दंगाइयों का प्रश्रय और आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का जो इनका एक शगल था, जो इनका प्रयास रहता था, उसको सफल नहीं होने देंगे और देश की जनता हमारे साथ में है। ये अगर समाजवादी पार्टी इससे कुछ सबक ले ले तो बेहतर है, नहीं तो जो चाल चल रही है वो हमारे लिए अच्छा है। जनता इनको सबक इस तरह से। ठीक है भुवन जी, देखिए इलेक्शन कमीशन और ईवीएम को अगर साइड में रख दें तो कमी कहाँ रह गई, चूक कहाँ हो गई? देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को बता दूं, आप लोग वो हैं जो ब्रिजभूषण सिंह के साथ खड़े होते हैं। आप लोग आज भी चुनाव लड़ रहे हैं भुवन जोशी जी, अभी सारे मुद्दे आपके फेल हो गए। थोड़ा सा मिल्कीपुर की जनता ने आपको फेल कर दिया जोशी जी। मैंने जवाब, ये रोज की एक कहानी जो बना के चल रहे हैं, वो मुद्दे नहीं काम कर रहे हैं। क्या तरीका है आपका? मैडम, ये क्या तरीका है? फेल हो चुका है मैडम, ये क्या तरीका? मैं इनके बारे में नहीं बोला, मैं इस तरह की बहस नहीं करता। नहीं, देखिए आलोक जी, जब आप बात कर रहे थे आलोक जी, भुवन जी सुन रहे थे ना शांति से। अभी भुवन जी बोल रहे हैं, आप भी सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगी, आपको भी मौका मिलेगा। नावेद जी के पास भी बात करनी है, प्लीज भुवन जी बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को एक प्रवक्ता साथी का बलात्कारियों पे भाषण सुन पा रहा था। आप वो है जो ब्रिजभूषण सिंह जिसकी पार्टी से आते हैं, पर पहलवान बेटियों के साथ क्या किया देश को पता है। दूसरा विषय, आप वो है जो सैगर के साथ खड़े होते हैं। आप वो है जो बीएचयू के लड़के जो रेप करने का काम करते हैं लड़की के साथ, उस पार्टी के नेता आप हैं। आप हैं जो गृह मंत्री अपनी छात्रा के साथ क्या करता है, चिन्मयानंद स्वामी। तो आपका तो इतिहास और भूगोल दोनों बलात्कारियों से भरा हुआ है। प्रदेश और देश इस बात को समझता है। और ये बात हम चुनाव के परिणाम के बात नहीं कह रहे। जो वहां पर हमारी शिकायतें दर्ज है विद सबूत, वो हमने चुनाव आयोग को देने का काम करा। परिणाम के बाद हम उनको कफन नहीं दे रहे हैं, हमने पहले ही दे दिया है। लेकिन भुवन जी, जनता तक ये बात पहुंचाइए ना, फिर जनता तक ये बात पहुंचाइए। विपक्ष में आप हैं, लेकिन आप अपनी बात जनता तक पहुंचा क्यों नहीं पा रहे हैं? जब इतने सारे मुद्दे, इतनी सारी बातें आपके पास हैं, तो जनता तक ये पहुंचाइए कि बीजेपी को वोट ना दें। इस तरह की दिक्कतें, इस तरह के मुद्दे यहाँ पर हैं। देखिए, लेकिन आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हमारे प्रवक्ता के माध्यम से मिलता है। जब हमारी 37 सीटें आई तो कह रहे कि झूठ फैलाने में सफल रहे। अरे वो ईवीएम और उस पे चुनाव आयोग पे तब नहीं कह रहे, तब नहीं कह पा रहे, तब ये कह रहे हैं कि वो क्या झूठ फैलाने में हो। यानी कि जनता झूठी है जिन्होंने 37 सीटें हमको दे दी है और आपको दे दी जनता ने, तो आप सच्चे। ये कैसे दोहरे मापदंड के लोग हैं, दोहरे चरित्र के लोग हैं, यही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इलेक्शन कमीशन और ईवीएम को तो उन्होंने दोष नहीं दिया ना भुवन जी। मैं विषय ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि 37 पे ये क्या कह रहे हैं, हमें श्रेय नहीं दे रहे। ये कह रहे 37 में झूठ फैलाने में सफल रहे। ये इसकी भाषा है, ये तरीका है। मैं सफाई दे देता हूँ जोशी जी को। मैं दूसरा विषय, आप मेरे को जवाब दे दीजिए आपके विषय का। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो भी बातें हमने कही हैं चुनाव के परिणाम से पहले कही है हमारे नेता ने, और बार बार सबूत के द्वारा कहा। हमने चुनाव आयोग को प्रतिनिधिमंडल भेजा, हमने चुनाव आयोग को हमारे नेता, हमारी पार्टी, हमारे वहां के सांसद लगातार कर रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने तय कर रखा था। माननीय, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, माननीय योगी जी के प्रशासन ने और पुलिस ने और चुनाव आयोग ने मिलकर ये मैच सेटिंग करी है और ये परिणाम उसी की अनुभूति है। अच्छा, तो जब लोकसभा चुनाव हुए उस वक्त ये सेटिंग नहीं थी क्या भुवन जी? ये आप मैं पता नहीं आप कब से पॉलिटिक्स का न्यूज देख रही है। मैं 31 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। ये उपचुनाव में चुनाव आयोग से ज्यादा वहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रशासन होते हैं, उसके हिसाब से चलता है ये चुनाव। आप उपचुनाव में पता कर लीजिए, उपचुनाव में पता कर लीजिएगा। और उसकी खुली लूट हमने देखी है। ये मिल्कीपुर का जब उपचुनाव का इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि योगी सरकार ने वहां के लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव को जीता है। मैं मुझे बात करने का अवसर दीजिए। आलोक जी रुकिए, नावेद जी के पास में जरा एक कमेंट। नावेद जी, पॉलिटिकल डिबेट हो रही है, मुझे बहुत जरूरी बात करना है।
आलोक जी, मैं आपके पास आती हूँ। बस एक कमेंट मैं नावेद जी का ले लूँ। नावेद जी, ये बार बार जो ठीक रहा ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के ऊपर फोड़ दिया जाता है, ये किस तरह से ठीक है? देखिए, जब नतीजे किसी भी चुनाव के आए तो एक बहुत सामान्य बात होती है कि जनादेश का सम्मान करते हैं, उसका स्वागत लोग करते हैं, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे जनता हो, चाहे पत्रकार। मुझे तो लगता है कि आज नतीजे आने के साथ में जनादेश का सम्मान करना चाहिए। दूसरी चीज होती है हार हो या जीत, हार की भी समीक्षा होना चाहिए और जीत की भी समीक्षा होना चाहिए। जो आपने प्रश्न उठाया, इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले 7-8 सालों से अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी ने हर हार को स्वीकार नहीं किया है और उसने आरोप लगाया है लगातार, चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी, कि आयोग कहीं ना कहीं सत्ता के इशारे पर कठपुतली का काम करता है, बेईमानी करता है, उनके वोटर्स को वोट नहीं डाला, तमाम इस तरह के आरोप को लगाते रहे और ये आरोपों की श्रृंखला बढ़ती चली जा रही है। लेकिन सवाल हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ साथी जो बैठे हुए हैं, उन्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि अगर ये बात सच है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि उनके आरोप अगर सत्य हैं, वो मानते हैं अपने आरोपों को सत्य, तो अगर आयोग उनको हराता ही रहा है और आयोग को शिकायतें करने के बाद भी आयोग उस पर संज्ञान नहीं लेता है, तो इसका मतलब हर चुनाव हारेगी समाजवादी पार्टी। अगर हर चुनाव हारेगी तो वो चुनाव लड़ते क्यों हैं, या फिर उसके लिए जमीनी संघर्ष क्यों नहीं करते हैं? दूसरी बात यह कि अगर ऐसा ही हो रहा है, कल की तारीख को मैं याद दिलाता हूं कि कल 3 विपक्ष के नेता, जिसमें अरविंद केजरीवाल नतीजों के एक दिन पहले कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन लोटस होने वाला है और कहीं ना कहीं हमारे विधायक तोड़े जाएंगे और ये बेईमानी हुई है, आयोग ने ये किया है, वोटर कम हुए। इसी तरीके से राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने महाराष्ट्र वाले मुद्दे पर और वोटर्स बढ़ गए, इस तरह का सवाल उठाया। अखिलेश यादव जी कफन दे ही चुके हैं। यानी ये तीनों नेता अगर यही सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल नावेद जी, आपने बड़ा सही पॉइंट ये उठाया है। 5 सेकंड मैं पूरी बात कर दूं तो सबसे बड़ी बात थोड़ा जल्दी बोलिएगा, आलोक जी के पास जाना है जी। बात देना पड़ेगा तो एकजुट भी नहीं हो पा रहे हैं, आपस में निजी स्वार्थ भी है, आपस में लड़ भी रहे हैं, इंडिया गठबंधन को भी तोड़ दिया, जमीन पर इस बात का विरोध कर नहीं रहे हैं, एकजुट हो भी नहीं रहे हैं और चुनाव लड़ भी रहे हैं और हार को स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है आलोक जी, देखिए पॉइंट बड़े सही दिए नावेद जी ने यहाँ पर कि अगर आपको भरोसा ही नहीं है तो चुनाव क्यों लड़ते हैं, और अगर आपको लगता है कि वाकई में कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो संघर्ष क्यों नहीं करते हैं, चुनाव परिणाम आने के बाद क्यों इंतजार करते हैं कि पक्ष में आएगा तो कम बोलेंगे, पक्ष में नहीं आया तो सारा ठीक रहा, सीधा इलेक्शन कमीशन के ऊपर और ईवीएम के ऊपर फोड़ देंगे। देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को सीखना चाहिए। नावेद शेखौत जी एक गंभीर पत्रकार है और उनकी जो टिप्पणी है वो निष्पक्ष है। मैं वही बात कहना चाह रहा था कि जब 2012 में अखिलेश यादव जी चुनाव जीतते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं तो वही चुनाव आयोग अच्छा होता है, और 2014 में उन्हीं के शासनकाल में जब प्रधानमंत्री मोदी 73 सीट लोकसभा के ले जाते हैं और सपा को खाली 5 सीटें मिलती है, तब सत्ता का कौन सा दुरुपयोग हो गया था। जब 2017 में आपके मुख्यमंत्री रहते हुए आप चुनाव लड़े और उसके बाद आपको जो है चारों खाने चित किया भारतीय जनता पार्टी ने, आपकी सरकार के रहते हुए चुनाव हुआ था, तो आप क्यों नहीं जीते? तब कौन से प्रशासन ने दुरुपयोग किया था? तो ये हार के लिए आपको अपने निजी कारणों को देखना चाहिए, आपकी नीतियों को देखना चाहिए। जिस तरीके से आप आतंकवादियों और दंगाइयों के पक्ष में खड़े हैं, संभल के दंगाइयों के पीछे आप खड़े थे, तो उसका जनता ने जवाब दिया है। जिस तरीके से एक बेटी के साथ बलात्कारी के साथ वहां पे मिल्कीपुर में खड़े थे आप, उसका जनता ने जवाब दिया है। जिस तरीके से फर्रुखाबाद में एक बेटी के साथ बलात्कार करने वाले नवाब यादव के साथ आप खड़े थे, उसका जनता ने जवाब दिया है। करहल में उपचुनाव के समय में जिस दलित बालिका को हत्या कर दी गई, उसने भाजपा को वोट कैसे देने की बात कही है, उसका जवाब जनता ने दिया है। तो आपको अब गिरेबान झांकने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी खाली आरोप लगाती है, उसको चाहिए कि अपने नेता बदले और अखिलेश यादव इस्तीफा दे करके, हम तो कहते हैं भुवन जोशी बहुत काबिल आदमी है, प्रोफेसर भुवन जोशी, इनको अध्यक्ष बनाना चाहिए, इनके नेतृत्व चुनाव लड़ना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी अपने उन कारणों को नहीं देख रही जिसकी वजह से हार रही है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, जब चुनाव जीतेंगे तो वो कहेंगे चुनाव आयोग सही है, जब हारेंगे तो वही चुनाव आयोग खराब है। जब आप 37 सीटें जीते थे उस समय आपने ये भ्रम फैलाया था कि संविधान बदला जा रहा है, एक तबके को जो है गुमराह करने का प्रयास किया था। उसके बाद से हमने उसको सही किया है, बात करके पहुंचाया सही बात को, और उस झूठ का अनावरण हुआ है। उसके बाद आप चुनाव हार रहे हैं। क्यों नहीं आप 9 उपचुनाव के अंदर 2 सीटें क्यों जीत पाए? आप 7 सीटें क्यों आप हार गए? आज मिल्कीपुर की सीट आपको इतनी बुरी तरीके से आप हारने जा रहे हैं कि आपकी जमानत जब्त होने जा रही है, क्यों आप हार गए? इन कारणों पर आप विचार करना चाहिए। खाली आरोप लगाने के लिए तो केजरीवाल भी आरोप लगाते थे, उनकी दुर्गति आपने देखी ली है कि जो तिहाड़ यात्री थे तीनों हार गए, चाहे सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे केजरीवाल हो।
तो जनता आपको जवाब दे रही है, जनता को उससे कुछ छुपा नहीं है। आप अपने एक आवरण में छुपे हुए हैं, झूठे आरोप लगाने की एक परिपाटी चली आ रही है और आप लगातार हर चुनाव पे वही दोहराते हैं, उसकी वजह से आपको वोट भी नहीं मिलता है। कुछ कंस्ट्रक्टिव बताइए, कुछ ऐसा बताइए कि हम क्या अच्छा करने वाले हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का पहाड़ा पड़ने और उसको बुरा बताने के लिए आप लगातार एक नकारात्मक राजनीति को उत्पन्न कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसलिए आपको हर चीज में पटकनी दे रही है और आगे भी आपको पटकनी देगी, चिंता मत करिए। अखिलेश यादव का जो है बुरा हाल होने वाला 2027 में आपकी पार्टी का, फिर आपको तीसरी बार हम हराएंगे। भुवन जी देखिए, नावेद जी की बात आपने सुनी, आलोक जी की बात आपने सुनी। अगर समाजवादी पार्टी के लिए ये कहा जाए कि दिल को बहलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है, तो कैसा रहेगा? मतलब आप मंथन करने की जरूरत है या नहीं है, या फिर सारा ठीकरा सिर्फ चुनाव आयोग और ईवीएम पर ही फोड़ेंगे? देखिए, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को आतंकवादियों पे भाषण सुन पा रहा था। मैं इनको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही रेड कारपेट पे छोड़ के कंधार आतंकवादियों को छोड़ने का ट्रेंड आपने देश को सेट करा था। ये आपका आतंकवादियों से रिश्ता है और किस